नमस्ते क्लास। आज हम लोग क्लास 10th नेशनलिज्म इन इंडिया पे बात कर रहे हैं। कई दिनों से बात कर रहे हैं। जो नए बच्चे होंगे वो सबसे पहले तो पुराने सारे वीडियो को 1 बाय 1 देख लें। पहले भी कहते चले आते हैं कि जब भी कोई नया वीडियो अगर आपको देखना होता है तो सबसे पहले आप अपना नोट्स को एक बार पढ़ लें ताकि आप कनेक्ट हो सकें। वैसे हर वीडियो में हमने पहले अभी तक आपने देखा को कनेक्ट करने का पूरा प्रयास किया है। तो आइए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मेरा कहना भी था कि हिस्ट्री जो चैप्टर होता है बच्चे को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ये होता है कि सर बहुत लंबा हो जाता है और बच्चे भी पढ़ते पढ़ते ऐसे पढ़ने लगते हैं कि सर किताब का एक लाइन ऐसा आ गया जो सर समझ में नहीं आ रहा है। एक लाइन समझ में आने वाली बात हिस्ट्री में होती नहीं है। एक लाइन, 2 लाइन, पूरे पैराग्राफ मिलाकर एक बात कहने की कोशिश हो रही है क्लास 10th के लेवल पे। जिस प्रकार साइंस अभी 11th 12th में आपका ब्रेन समझता है कि अभी और हमें पढ़ना पड़ेगा, ये अभी एंड नहीं है। जस्ट लाइक दैट इन हिस्ट्री भी एंड नहीं है, अभी बहुत पढ़ना है जो कि शायद आप नहीं पढ़ेंगे। नो प्रॉब्लम। तो आइए फटाफट हम रिकैप करते हैं। हाईलाइटेड पॉइंट जो हम लोगों को दिमाग में रखना है, जैसे कि नंबर 1, हम लोग 1920 के अराउंड का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। शुरुआत किया गया कि 1920 का सिचुएशन कैसा था, जिसमें गांधी जी का एंट्री है। सिचुएशन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसका इफ़ेक्ट हमारे नेशनलिज्म पर। तो वो 3 पॉइंट लिखेंगे और वही इफ़ेक्ट देगा हमारे नेशनलिज्म पर। नेशनलिज्म का बेसिक मीनिंग एक बिलीफ है जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंसी को बताता है। नंबर 2, नेचुरल डिजास्टर भी हमारे नेशनलिज्म पर असर डालता था, पढ़ लिए। उसमें भी 2 पॉइंट लिखवाया गया था। गांधी जी का एंट्री, सत्याग्रह और नॉन वायलेंस 2 हथियार थे जिस पे उन्होंने काम किया। 3 छोटे छोटे जगहों पे उनका मूवमेंट, बिहार, गुजरात, अहमदाबाद। तो की वर्ड हैं वो किस लिए किए थे? प्लांटेशन सिस्टम्स के लिए, टैक्स रिलीफ के लिए, ठीक, वर्कर्स के लिए। वो याद रखने वाली बात होती है। आफ्टर दैट अंग्रेज़ों ने लगाया रॉल्ट एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को विदाउट एनी ट्रायल हम उसे कस्टडी में रख सकते हैं फॉर 2 ईयर्स। पूरे देश में गांधी जी ने इसको लेकर नेशन वाइज आंदोलन स्टार्ट कर दिया और जालियांवाला बाग कांड होने के कारण इसे रोक दिया गया। आफ्टर दैट गांधी जी एक नए कंसेप्ट के साथ आने वाले हैं, दैट इज़ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में एक और मूवमेंट को क्लब करने का ट्राई किया गांधी जी ने। क्या? तो खिलाफत मूवमेंट स्टैंड्स फॉर समथिंग डिफरेंट, इंटरनेशनल इशू। उसको लेकर तो 2-4 मुस्लिम लीडर भी इसमें क्लब होने लगे। ठीक, नॉन कॉपरेशंस एज ए नेम इट सेल्फ इंडिकेट दैट कि कोऑपरेट नहीं करना है। जो भी है, जहाँ पर भी है, अंग्रेजी वस्तुओं का, अंग्रेजी सर्विसेज का, नौकरियों का, सबका बहिष्कार कर देना है। लोगों ने शुरुआत कर दिया। ठीक, अंत में कांग्रेस पार्टिसिपेट किया। उसके पीछे भी एक लैंग्वेज था, एक लाइन था, एक रीज़न था क्यों नहीं कर रहे थे वो स्टार्टिंग में पार्टिसिपेट। क्योंकि वो जो उनके पास एक पावर था कि वो असेंबली में जाकर अंग्रेज़ों के जो भी नियम कानून है उसे तोड़ मरोड़ सकते थे, उनको समझ सकते थे, उनका क्या ख़राब असर पड़ेगा लोगों को समझा सकते थे। बताया जा चुका है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अब टॉपिक बनाया गया कि उसका प्रोग्रेस, कैसे मूवमेंट आगे बढ़ा। तो जैसे जैसे समय बीतते गया हमारा मूवमेंट स्लो होते गया। क्यों? तो एक ही वर्ड था, क्या? अल्टरनेटिव नहीं था। हम लोगों के पास अल्टरनेटिव नहीं था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइडेड हर चीज़ों का। तो उसी अल्टरनेटिव को बनाने में हम लोगों का इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी हो गया। बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट पड़ा नॉन कॉपरेशंस का कि इंडियन मार्केट एस्टैब्लिश हो गया। पॉजिटिव पॉइंट देख सकते हैं। एक और पॉजिटिव पॉइंट देख सकते थे कि जब हिंदू और मुस्लिम साथ साथ में मिलकर आंदोलन करते हैं तो उनके बीच की यूनिटी भी बढ़ती चली गई। लिखवाए हैं आपको, मोटिव लिखवाए हैं और बेनिफिट भी लिखवाए हैं। तो प्रोग्रेस स्लो हो गया।
फिर एक अलग कंसेप्ट आया था कि एस्पेक्ट, लोगों ने क्या समझा, गांधी जी के जो स्वराज का कंसेप्ट था लोगों ने क्या समझा। तो किसी ने, टाउन के जो लोग थे उन्होंने सही समझा था, उन्हीं लोगों के कारण इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से इस्टेब्लिश हो गया। ठीक, तो एक लाइन में हमने लिख दिया है, आप किताब पढ़ोगे तो पूरा पैराग्राफ है, हमने मात्र एक लाइन में समराइज किया है। आप भी पढ़िए पैराग्राफ, एक लाइन में बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो कंट्री साइड के लोगों की बात करें तो वहाँ पे 2-3 नाम आपको मिल गए, बाबा रामचरण दास ऐसा था कुछ, ठीक, राजू जी थे, ठीक ठीक, तो नाई धोबी सब था। तो उन लोगों ने अपना अलग मीनिंग समझा कि स्वराज का मीनिंग हो गया जो भी प्रॉब्लम्स थे, टैक्स का प्रॉब्लम है, लैंड का प्रॉब्लम है, वेजेस जो मेहताना मिलता था, जो हम काम करते थे दूसरे के खेतों में तो जो मिलता था उसको बढ़ा देना वगैरह वगैरह। और प्लांटेशन, एक और पॉइंट था प्लांटेशन, बगानों में कर रहे काम लोगों को, उनको लगा कि स्वराज मिलने पर क्या होगा कि हमें अपने हिसाब से काम करने की आज़ादी रहेगी, हम जब चाहे काम कर सकते हैं, जब चाहे काम छोड़ सकते हैं, आने जाने की आज़ादी रहेगी। डिफरेंट मीनिंग जो कि होता है, आज भी होता है, पहले भी होता था, आज भी होता है कि कोई भी आंदोलन करा दीजिए, लोगों को पूरा नहीं समझ में आने वाला है आंदोलन का मेन की पॉइंट, लेकिन उसी से रिलेटेड अपने अपने बातों को लेकर चल जाना कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक, तब एक और कांड हो गया, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड में कई सारे ब्रिटिश ऑफिसर को जिंदा जला दिया गया। तो इसको देखते हुए गांधी जी ने फिर से मूवमेंट को क्या कर दिया, रोक दिया। ठीक, मूवमेंट का रोका जाना कई लोगों को नाराज़ कर गया, कई वर्ग के लोगों को नाराज़ कर गया। ठीक, फार्मर को परेशान कर गया, कांग्रेस को परेशान कर गया। ठीक, सब जो जहाँ थे वो अनहैप्पी थे, लेकिन कुछ उसका पॉजिटिव भी देखा गया। इतना हो गया। फिर आफ्टर दैट 1920 टू 1930 10 साल के इतिहास को हमने धड़ाधड़ 2 या 3 पॉइंट में समराइज कर दिया। पहला कर दिया कि वर्ल्ड डिप्रेशन में था, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उसका असर है, डिप्रेशन में था। एग्रीकल्चर के जो प्राइसेस हैं वो कम हो गए थे, जिससे जो किसान थे, छोटे मोटे बड़े किसान भी थे, छोटे किसान भी थे, उनको सबको तकलीफ़। और एक अच्छा कंसेप्ट साइमन कमीशन। साइमन कमीशन एक ऐसा कमीशन बनाया गया था जो इंडिया में हो रहे सभी पॉलिटिकल विद्रोह को एक रिपोर्ट बनाकर वर्ल्ड के सामने रखना। तो जो कमीशन बनाया गया था उसमें सारे के सारे ब्रिटिश थे, इसको लेकर इंडिया में काफ़ी उसका विरोध हुआ। लाला लाजपत राय उसके लीड में थे, मर भी गए थे विरोध के चक्कर में। ठीक, भगत सिंह का भी उदय यहाँ से स्टार्ट हुआ था, डिफरेंट लाइन उनका है अलग। इतना हो गया। जवाहरलाल नेहरू ने भी अपना काफ़ी एक्टिविटी करके डिसाइड कर दिया था कि अब हम लोग आज़ाद होने वाले हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एंड लास्ट गांधी जी ने कई सारे वर्गों के लोगों का प्रॉब्लम को एक लिस्ट बनाकर, इरविन, उस समय लॉर्ड इरविन थे, वायसराय मालिक अंग्रेज़ों के, उनको दिया था कि ये सब मान लो, नहीं तो हम लोग नया आंदोलन करेंगे। उन्होंने नहीं माना, मिलने से भी इनकार कर दिया। तो गांधी जी ने एक नया लॉन्च किया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सवनीय अवज्ञा आंदोलन। उसके अनुसार हम कोई भी बात आपका नहीं मानेंगे, आपके सभी लॉ को हम ब्रेक कर देंगे। आप कहते हैं टैक्स दो, हम नहीं टैक्स देंगे। बेनिफिट था, सब लोग करना स्टार्ट कर दिया। तो सिविल डिसओबीडियंस भी एक कर गए। उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा, दांडी यात्रा, दांडी मार्च। पैदल ही चल गए थे फ्रॉम साबरमती टू दांडी इन गुजरात। लंबा सा एक रास्ता था, कई सारे अपने फॉलोअर को लेकर चले। रास्ते में जो लोग भी मिलते थे उनको बताते चलते थे कि ये सब क्या है, क्या नहीं है, किसके लिए कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। स्वराज को एक्सप्लेन करते गए, मीनिंग ऑफ एक्चुअल स्वराज क्या है। सिर्फ आपके दुखों का दूर करने का छड़ी नहीं है, ये अंग्रेज़ों को भगाने का अल्टीमेट है। अल्टीमेटली अंग्रेज हटेंगे तो जो भी प्रॉब्लम है सब दूर हो जाएगा, लेकिन ऐसा बात नहीं था। ऐसा बात हम लोग भी समझ में आता है कि अंग्रेज़ चले जाने से उनका प्रॉब्लम दूर नहीं होता। तो लोग, जो भी लोग थे वो सही बात कर रहे थे, उनका प्रॉब्लम बहुत बड़ा था। प्रॉब्लम हमेशा रहता है, आज भी है, कल भी रहेगा। ठीक, तो हटाइए, इतना हो गया। ठीक, स्वराज का मीनिंग समझा दिए, दांडी यात्रा कर लिए। कई जगह अंग्रेज़ों ने इस बार काफ़ी ख़राब ढंग से मार पीट कर ख़त्म करने का पूरा प्रयास किया। कई जगहों पे लोगों का और पुलिस के बीच में झड़प हो जाती थी, बड़े बड़े लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक, गांधी जी को भी किया गया था। तो उसको लेकर और वायलेंस बढ़ने लगा, तो गांधी ने इस मूवमेंट को फिर से हॉल्ट कर दिया, रोक दिया। ठीक,
और इरविन के साथ एक पैक्ट किया। इरविन ने जितने बड़े बड़े नेता को अरेस्ट किया था उसको रिलीज़ कर दिया और गांधी जी बदले में गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। समझिएगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक ऐसा कॉन्फ्रेंस है जिसमें अंग्रेज इस बात को मान रहे हैं कि अब हम आपको छोड़ रहे हैं, अब हमें इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो हम पिछले 100 साल 200 सालों से आपके पास पड़े हुए थे, हमारा ही राज चलता था, तो इट इज़ आवर ड्यूटी, यह हमारा ड्यूटी है कि आपको एक सुनहरा भविष्य, एक कल का भारत दे के जाएं अच्छे से, क्योंकि आप लोग इलिटरेट लोग, आंदोलन करने वाले लोग, आपको क्या पता कि देश कैसे चलता है। ऐसा कुछ उनका थॉट था कि आओ बैठो हमारे साथ और मिलजुल के तय ये किया जाए कि आने वाला भारत कैसा रहेगा, किस प्रकार चलेगा। ठीक, उसमें कई सारे लोग नहीं मानते थे क्योंकि वो फिर अंग्रेज अपने ही हिसाब से बात करते थे। गांधी जी भी गए, गांधी जी को भी लग गया कि यहाँ टाइम पास चल रहा है, तो फिर छोड़ के वापस चल आए। उनको खबर भी मिल गया कि आप उधर गए गोल मेज सम्मेलन में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो यहाँ जितने बड़े बड़े नेता को इरविन ने छोड़ा था वादा के अनुसार, सब फिर से वापस पकड़ के जेल में भर दिया। सब ऐसा कुछ हुआ था। ठीक हो गया, तो गांधी जी वापस आ गए और गांधी जी ने फिर से सिविल डिसोबीडियंस अलॉन्ग विथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। ठीक, इतना तो हो गया था। अब समझिए, अब आपका बुक आज़ादी तक लेके नहीं गया है, बुक यहीं पे ख़त्म करता है। ठीक, आज़ाद नहीं किया है बुक। अब बुक ने अलग सोचना शुरू कर दिया कि ये जो सिविल डिसओबीडियंस है, इस समय अलग अलग समाज के वर्गों के, अलग अलग वर्गों के लोगों का क्या थॉट था। ठीक, क्योंकि आपने एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था और बंद किया था, आपने फिर सिविल डिसओबीडियंस स्टार्ट किया, फिर बंद किया, फिर से शुरू करने की बात कर रहे हैं। तो हर जगह हर समाज के लोग, हर वर्ग के लोग एक जैसा रिस्पॉन्स नहीं दिए थे। तो हम लोग अलग अलग सोशल ग्रुप का रिस्पॉन्स देखने की कोशिश किए। पहला बात कर चुके हैं क्या कि छोटे किसान, अमीर किसान और गरीब किसान। अमीर किसान को अपना रेवेन्यू जनरेट करना है, पैसा बनाना है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्राइस फॉल डाउन हो चुका था। ठीक, तो टैक्सेस ना मिले हम लोग को, टैक्सेस ना लगे, प्राइसेस थोड़ा बढ़ाया जाए ताकि हम लोग अपने अनाज को बेच के ज़्यादा पैसा कमा सके। सेठ जो थे किसानों में, जो सेठ किसान थे, वो अपना टेंशन देख रहे हैं। ठीक, और जो छोटे किसान हैं वो उनका छोटा सोच, वो देख रहे हैं कि भाई हम एक छोटा सा खेतों में काम करते हैं, एक खेत को उधार पर लिए हैं, किसी से बड़े से जमींदार से लिया गया है। एक खेत आज भी लिया जाता है कि हम खेत में हम काम कर लेते हैं और जो किराया होगा आपको दे दिया जाएगा। तो कम किराए के फेर में थे, टैक्सेस नहीं लगे, ज़मीन हमको मिल जाए। तो उनको देखने में साफ साफ आ रहा था कि छोटे किसानों को कि यहाँ पर दुश्मन कौन है, अंग्रेज है नहीं, सामने वाला भारतीय है जो जमींदार के रूप में, ठीक, पट्टीदार के रूप में, जाट के रूप में दिखाई दे रहा है। और जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं उन्हीं में से कोई एक है। ठीक, तो गरीब किसान जो था वो काफ़ी कंफ्यूज चल रहा था कि किसको सपोर्ट कर रहे हैं हम, किसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं हम। तो जब हुआ सिविल डिसओबीडियंस फिर दोबारा लॉन्च, तो उन लोगों ने साफ मना कर दिया, हम लोग ना लड़ने वाले हैं सब, हम लोग तो समझ ही नहीं पा रहे हैं किससे आज़ादी मिलने वाली है। यहाँ तक हम आपको कर चुके हैं। 10 से 12 मिनट लगता है इन सब बातों को, क्योंकि हमने हर बात को टच किया है और आपको भी यही फील कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमने बढ़ाया जितना दिनों से आपको। आपका चैप्टर इतना ही था और अपने कॉपी में नोट्स में बना के लिखा हुआ है। आप जब बैठेंगे, मन में भी बैठेंगे, ऐसे ही करके सोच लेंगे, ऐसे ऐसे आपको एक स्टेप टू स्टेप मिलते गया, लाइन लग गया, यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अब ख़त्म करने वाले हैं। और भी डिफरेंट एस्पेक्ट हैं लोगों के, उन सभी एस्पेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया नंबर 1। ठीक, यहाँ तो हो चुका। अब हम लोग दूसरा पॉइंट लिखते हैं। अब लिखने का भी काम करना है हम लोगों को। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है समझिएगा। अब दूसरे वर्ग के लोगों के पास पहुँचते हैं, तो इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पहुँचते हैं। टाटा, बिरला, अंबानी, उस समय उनके पिताजी लोग, ठीक, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अपना इंडियन इकनॉमी स्ट्रांग हो गया था, उनके पास पैसे आने लगे थे, बड़े बड़े इंडस्ट्री वो लोग डाल चुके थे इंडिया में। ठीक, अंग्रेज़ों को कंपटीशन तक दे दिया करते थे।
अब उनके मन में यही था कि गांधी जी के साथ मिलकर हम लोग जो काम कर रहे हैं उसके पीछे हम लोग का मोटिव ये है, हमारे लिए स्वराज ये है कि जो भी व्यापार वगैरह हम लोग कर रहे हैं उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हो, कोई आप टैक्स वैक्स लगा कर हमारे प्रोडक्ट्स को महंगा ना कर दें, आप नियम कानून लगा के हमारे प्रोडक्ट को रोक ना दें, हम जहाँ चाहे तहाँ जाके व्यापार कर सकते हो। ऐसा उनका स्वराज का मीनिंग था। आज़ादी का मीनिंग वो अपना ले रहे थे। ठीक, आज़ादी का मीनिंग सबके लिए अपना अपना होता है। ये तो आपका हिस्ट्री तक सिखा रहा है कि आज़ादी सबका अपने अपने हिसाब का होता है कि आपको किस बात की आज़ादी चाहिए, हमें किस बात की आज़ादी चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट को किस प्रकार की आज़ादी से मतलब था। ठीक, तो उसके लिए उन लोगों ने एक बड़ा अच्छा खासा सेठों का, अमीरों का एक फेडरेशन बनाया, एक संस्था बनाया। 2 संस्था का नाम लिखा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, हम लिखवा देंगे, आप बस वो याद कर लीजिए और एक लाइन में समझिए कि इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का मन था यही कि स्वराज मिले गांधी जी को तो हम लोग फ्री ट्रेड कर सकें, फ्री व्यापार कर सकें, कोई रोक टोक ना हो, पूरे वर्ल्ड में हम लोग व्यापार कर सकें। लिखिएगा, इस बात को फटाफट लिखवा देते हैं। फॉर इंडस्ट्रियल पीपल डैश आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन इकोनॉमी मेड large profit, full stop. In 1920, they formed, देखिए 1920 बोले हैं तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ठीक, बहुत लंबी लंबी बातें हैं, हम लोग एक जगह लिखवाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपका मन तो चल रहा है 1930 में बात कर रहे हैं। तो फेडरेशंस वगैरह ऑलरेडी पहले बन चुके थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही बनना स्टार्ट हो गया था। ठीक, धीरे धीरे पूर्ण रूप से स्ट्रांग हो रहे थे अभी के समय में। तो हम अभी की बात कर रहे हैं, लेकिन फेडरेशन पहले का था। फेडरेशन मतलब एक सम्मेलन, एक टीम। लिखिए कॉमा करके, दे फॉर्म्ड, हम फेडरेशन का नाम लिखवा रहे हैं, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल दीजिएगा। एंड एक और है फेडरेशंस, उसके बारे में लिख लेते हैं, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, FICCI ब्रैकेट बंद, लीडेड बाय पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास एंड G.D. बिरला, टाटा बिरला वाला बिरला। ठीक, पैराग्राफ चेंज, दे वेयर WERE, they were looking for no restrictions on trade and industry, ठीक, अब बुक पढ़िए, एक पेज लिख के दिया गया है, हम सबको कंबाइन करके एक जगह लिख दिए। 2 पॉइंट हो गए, एक अमीर गरीब किसान, इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में बात हो गया। अब बात करते हैं इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर। इंडस्ट्रियलिस्ट तो सेठ लोग तो 4-5 होता है, लेकिन वही 4-5 लोग आज का भी दुनिया चला रहा है, आज का भी भारत चला रहा है। ठीक, पहले भी चलाता था, लेकिन काउंट में तो हमारे वर्कर भी आते हैं। थोड़ा वर्कर की भी सुन ली जाए। इंडस्ट्रियल वर्कर नंबर 3, तीसरा पॉइंट, तीसरा सोशल ग्रुप, सामाजिक वर्ग जो किस प्रकार से सिविल डिसऑबीडियंस को देखता है उस पे बात कर रहे हैं। तो नंबर 3 फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर डैश, पहले सुन लीजिए। इंडस्ट्रियल वर्कर मतलब जो कि इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं, उन लोगों ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम लोग को नहीं सिविल डिसऑबीडियंस में पार्टिसिपेट करना है, हम लोग को नौकरी वगैरह नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि आप जो कह रहे हो कि असहयोग कर दो, तो हम तो अपने एक हिंदुस्तानी, एक भारतीय आदमी के कंपनी में काम करने वाले वर्कर हैं, हम किसका नौकरी छोड़ दें। काफ़ी कन्फ्यूजन। ठीक, वो वर्कर का क्या मुद्दा हो सकता है। वर्कर भी तो देख ही रहा था कि स्वराज अ काइंड ऑफ चाबी जिससे अपनी खुशियों की तिजोरी खुल जाएगी। ठीक, तो प्रॉब्लम क्या था, पहले का भी जो प्रॉब्लम था कि वर्करों का, आज भी वही प्रॉब्लम है। क्या भुगतान जो उनको मेहताना दिया जाता है, वेजेस, वो थोड़ा बढ़ा दो। पहले भी कम मिलता था,
पगार वर्कर को आज भी कम मिलता है। वर्कर को आज किसी भी वर्कर से पूछ लीजिए क्या तुम खुश हो अपने पगार में, बिल्कुल नहीं। ठीक, जो वर्किंग कंडीशंस था, जो गरीब लोग हैं जो काम करते हैं फैक्ट्री वगैरह में, कैसे रहते हैं, झुग्गी झोंपड़ियाँ होती हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री के बगल में झुग्गी झोंपड़ियाँ होती हैं, वहाँ पे किसी भी तरह से पड़े हुए हैं लोग काम करते हैं, जिसे मजदूर कह रहे हैं। दिख ही रहा होगा साफ साफ आपको मजदूरों की स्थिति इस लॉकडाउन में, इस कोरोना में। पहले भी वही था, आज भी वही है, कल आने वाले समय में भी वही रहेगा। तो जो मजदूर भाई लोग हैं, उनके बाल बच्चे हैं, उनके पास पढ़ाई, ये जो पढ़ाई है, पढ़ाई नाम का एक हथियार है। जितना पॉलिश मार सकते हो चमका लो, मजदूर के बेटा मजदूर रह जाएगा तो फिर तुम्हारा भी हश्र वही होगा जो तुम्हारे बाप दादाओं का हुआ है। तो आने वाले समय में अपने को बदल के दिखाओ, और तुम्हारे पास एक ही हथियार है और वो है पढ़ाई। आप अभी 10 क्लास में हैं, एक दो कमेंट सेक्शन में हमको सुनने को मिला कि सर बिकॉज ऑफ दैट गांधी जी ने ये किया था, तो गांधी जी उनके हिसाब से पता नहीं क्या हो गया। ठीक, तो समझिएगा अभी क्लास 10th में, 11th में, 12th में हो, आपका सिर्फ और सिर्फ एक काम होना चाहिए। अगर आप इंडिया में कुछ करना चाहते हैं, अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो सिर्फ एक काम कीजिए, एक्सेल योर नॉलेज। आप अपने नॉलेज को बढ़ा लो, इतना ज़्यादा बढ़ा लो कि आप दी बेस्ट होके उभरे और आने वाले समय में कंपटीशन वगैरह निकाल कर एक बड़ा से बड़ा पोस्ट को हासिल करें। आफ्टर दैट, जब आपके पास कुछ पावर आ गया, कुछ पैसा आ गया, देन आफ्टर, कुछ पैसा बोल रहे हैं, ही नहीं बोल रहे हैं कि अंबानी बन जाओ तब तुम कुछ करना, नहीं, कुछ पैसा भी आ गया, देन यू विल स्टार्ट सर्विंग द सोसाइटी। अभी कोई पचड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एकदम फोकस करके, आपका सिर्फ एकमात्र काम होना चाहिए, वो है पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई। इतना अच्छा पढ़ जाओ कि कोई तुमको किसी भी कोने में पढ़ता हो, अमेरिका जाके बैठ के पढ़ता हो, तुमसे कंपटीशन में आगे ना जा सके, इस हिसाब से पढ़ाई पढ़ लो तो कुछ अपना भविष्य बदल लोगे। हटो, हम लोग कहीं और चले गए। फोकस, इंडस्ट्रिस्ट वर्कर का प्रॉब्लम था, वेजेस उनको कम मिलते थे, ख़राब कंडीशंस में काम करते थे, इनको ठीक करो भाई। दूसरा बात कि ये लड़ाई किससे लड़ेंगे, तो सामने वाला जो फैक्ट्री का मालिक है, जो कि एक भारतीय है, जो कि एक कांग्रेस का लीडर है। साफ साफ दिखता है कि कांग्रेस जो बड़े बड़े नेता हैं वो सब बड़े बड़े लोग ही थे। अब बड़े बड़े लोग, कोई इंडस्ट्री चला रहा है, तो कोई स्कूल चला रहा है, तो कोई कॉलेज चला रहे हैं, तो काफ़ी कंफ्यूज था वर्कर स्पष्ट कर दिया कि हम पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, जाओ। ठीक, छोड़ दिया, पार्टिसिपेशन छोड़ दिया, नो प्रॉब्लम। ठीक, कुछ जगहों पे नागपुर में काफ़ी बड़े पैमाने पे पार्टिसिपेशन हुआ था, वहाँ के सोच अलग था। बाकी अदर स्टेट, अदर जगहों में वर्कर लोगों ने काम करना छोड़ दिया। ठीक, तो हम उसको समराइज करके लिखवा देते हैं। तीसरा नंबर लिखा हुआ है ऑलरेडी, डैश देकर लिखेंगे। दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसओबीडियंस, दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ब्रैकेट में लिखिएगा एक्सेप्ट इन द नागपुर, एक्सेप्ट इन द नागपुर, ब्रैकेट बंद। अब मन में सवाल आएगा कि क्यों, तो ब्रैकेट बंद के बाद आगे लिखिएगा ड्यू टू क्लोज रिलेशनशिप ऑफ कांग्रेस एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, फुल स्टॉप। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, अगर कहीं पर भी कि अगर मजदूर इस मूवमेंट में है तो आखिर वो किस लिए है, तो वो अपने वेतन को लेके है, अपने कंडीशंस को लेके है, तो लिखिएगा दे वेयर लुकिंग फॉर लो वेजेस, WAGES, वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन। वो अपने कम वेजेस और ख़राब कंडीशंस को देख रहे थे। ठीक, आसान बात हो गया, डन। तीसरा हो गया। चौथा वेरी इंटरेस्टिंग, क्वेश्चंस के रूप में भी आता है, आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस के रूप में रखा है। सिविल डिसओबीडियंस में ऐसा देखा गया कि फीमेल पार्टिसिपेशन शुरू हुआ, फीमेल पार्टिसिपेशंस। ठीक, कई सारी औरतें आईं और इस मूवमेंट में उन्होंने अपना प्रदर्शन दिखाया। ठीक, किताब इससे बहुत अच्छे तरीके से लिखता है कि चलो ऐसा है कि काफ़ी सारे फीमेल ने पार्टिसिपेट किया। ठीक,
वो जो फीमेल थे आखिर वो पार्टिसिपेट करने वाले फीमेल आखिर किस वर्ग से आते थे, तो ऐसा देखा गया कि जो बड़े घरों के फीमेल थे, टाउन वगैरह में जो संपन्न परिवार था, पढ़े लिखे परिवार थे, उनके फीमेल सामने आई। ऑब्वियस है वही फीमेल इंटेलेक्चुअल होंगी, ठीक, पढ़े लिखे होंगे, पैसे वाले होंगे, तो वो लड़ाई में सामने आ गई। गांव में भी जाते हैं तो जो अमीर किसान थे उनके घरों से ही फीमेल निकल के बाहर आए। थोड़े अमीरी, थोड़ा पैसा आना, थोड़ा फ्रीडम तो आता ही है। आज के ज़माने में भी ये फैक्ट है, बड़े घर के बच्चे हैं तो उनके मेल फीमेल का जो एक सोच है लड़का लड़की वो थोड़ा कम है। और जितना ही छोटे घर के पास जाएंगे, इतने गरीबों में जाएंगे, उतना लड़का लड़की का भेदभाव बहुत ज़्यादा है। तो एक तरह का खुद का एक सोशल कंसेप्ट था, ठीक। तो एक आपको बात ये समझ में आया कि जो फीमेल हैं पार्टिसिपेट करने वाले इस मूवमेंट में, वो दैट कम्स फ्रॉम वेयर, तो हाई कास्ट फैमिली से आते थे, ठीक, रिच पीजेंट फैमिली से आते थे, ठीक। नंबर 2, तीसरा पॉइंट ये हुआ एक सोच कि जब फीमेल पार्टिसिपेट कर रहे थे तो उस समय के जो भी नेतागण थे इंक्लूडिंग गांधी जी, उन सब का एक अलग थॉट था फीमेल के लिए, ठीक, जो आज भी है। समाज का एक थॉट है फीमेल के प्रति, क्या कि फीमेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फैमिली, अच्छे से केयर कर सकना फैमिली को अच्छे से केयर करना, बढ़ाना, पढ़ाना, टेकिंग केयर ऑफ फैमिली, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फीमेल पहले के भी लोग समझते थे, आज भी समझते हैं, कल भी समझेंगे। कितना भी एम्पावरमेंट हो जाए, फीमेल एम्पावरमेंट हो जाए, लेकिन ये बात तो रहता है, समाज के ब्लड में, जीन में है। तो उस समय भी यही बात था कि जो फीमेल आ तो रहे हैं हमारे साथ, कंधे से कंधे मिलाकर आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, कहीं कहीं पे रुकावटें भी डाल रहे हैं, जेल भी जा रही हैं, उसके बावजूद भी अगर आप सोचो, ध्यान से देखो, तो कोई भी फीमेल लीडर का नाम उस समय से निकल के नहीं आया था। जिस तरह से ये बड़े बड़े मेल नेताओं का नाम आना शुरू हो गया, उस तरह से फीमेल का नहीं आया था। तो अल्टीमेटली किताब ने ये मान लिया कि फीमेल का प्रेजेंस मात्र एक सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक प्रेजेंस है कि हाँ पार्टिसिपेट था उनका। लेकिन बड़ा अजीब है, जब पार्टिसिपेट है तो उनका भी नेम फेम निकल के आना चाहिए। कोई फीमेल में ही एक फीमेल क्रांतिकारी टाइप का, फीमेल आंदोलनकारी टाइप का कुछ निकल के आता जिसका नाम हम सुनते चले आते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। तो काफ़ी अच्छे से एक अजीब सा कंफ्यूज करने वाला सवाल बन सकता है कि जो फीमेल का पार्टिसिपेशन था इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, वो मात्र सिंबॉलिक प्रेजेंस था। सिंबॉलिक मतलब बस हैं, फिल्मों में हैं, बस हैं, मेन लीड रोल तो हीरो कर रहा है, सारा फिल्म उसी पे बात है, फीमेल तो बस सिंबॉलिक प्रेजेंस है कि हाँ वो हैं, ठीक। होपफुली बात हम रख रहे होंगे, ठीक। तो आप इसी को लिख लें फटाफट, देखिएगा पार्टिसिपेशंस ऑफ वुमेन participations of women dash they participated in protest comma march comma कल दिए हैं manufacturing salt comma picketed 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 मतलब रोकना foreign cloth and liquor shop full stop many went to jail full stop। ये तो दिखा दिया गया कि कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें आपको देख लेना होता है। नया पॉइंट लिख सकते हैं या पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं। mostly came from high caste urban families and from rich peasant housewife नहीं हाउसहोल्ड फुल स्टॉप। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे। जो हम एक पॉइंट लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी उभर के नहीं आया, कोई भी फीमेल कैरेक्टर, फीमेल कोई नाम उभर के नहीं आया, क्योंकि उस समय का सोच भी वही था जो आज का सोच है, ठीक। लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, नो वन वॉज इमर्ज्ड एज ए स्ट्रॉन्ग लीडर बिकॉज what other feels about the role of women is to take care of their families.
So women are only symbolic presence for this movement. ठीक, अच्छे से पढ़िएगा, बुक में अच्छे से लिखा है, हमने भी अच्छे से बताया है आपको। और मूविंग फॉरवर्ड, आपको कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए। 4 वर्गों के लोग की बात कर गए, अमीर गरीब किसान की बात कर गए, इंडस्ट्रिस्ट की बात कर गए, इंडस्ट्री के वर्कर की बात कर गए, वुमन की बात कर गए। आते हैं अभी 2 और बाकी है, एक और आते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी समय लेगा और बुक में भी अच्छे से लिखा हुआ है। अब हम उस एक वर्ग की तरफ जाते हैं जो भारत में अंग्रेजों के कारण नहीं, अपने ही प्रथा के कारण काफ़ी सालों से, हजारों सालों से ऐसे बोल दिया जाए तो गलत नहीं रहेगा, दबे कुचले एक वर्ग है, अनटचेबल ह्यूमन बीइंग, जाति प्रथा वाला नाम पर, ठीक, छोटे जात के लोग, ऐसे भी ऑप्रेस्ड लोग जो शुरुआत से, अंग्रेजों के आने के पहले से भी उनको सोसाइटी उन्हें अपने से नीचा समझता था, उनको टच करना नहीं चाहता था, मंदिरों में प्रवेश नहीं था, स्कूल वगैरह में प्रवेश नहीं था, उनके बाल बच्चे को अपने बच्चों के साथ बैठने उठने की आज़ादी वगैरह सब कुछ नहीं थी बहुत पहले से। वो लोगों का भी एक बड़ा सा हिस्सा इंडिया में था। तब उन लोगों को थोड़ा उन लोगों की नज़र से देखा जाए कि उन लोगों का रोल क्या हो गया, क्योंकि वो लोग थे बहुत सारे, आज भी हैं, ठीक। उन लोगों को बुक ने भी लिखा है, दलित, हरिजन भी लिखा है बुक। हरिजन गांधी जी ने शायद कहा था, भगवान के बच्चे को कहा जाता है हरिजन, कहने के लिए बात, ठीक। तो अपना अब नया टॉपिक है, नया वर्ग आया है, लिखिएगा नंबर 5, फॉर लो कैटेगरी पीपल, निम्न जात वाले लोग, ठीक। ब्रैकेट में दलित भी कहते हैं, और हरिजन, और अनटचेबल पीपल, ठीक। अब आइए इनके बारे में बात करते हैं। आंदोलन चल रहा था, आंदोलन में लोगों को लेकर चलना है रोड पर। कांग्रेस एक बहुत बड़ा नाम के रूप में चल रहा था, खुद गांधी जी सपोर्टेड के साथ चल रहा था, ठीक। उसी में कांग्रेस जो था वो इन लोगों मतलब अनटचेबल पीपल को, दलित लोगों को अपने साथ लेकर इस आज़ादी की लड़ाई में चलने को लेकर वो इग्नोर करते थे, ना नहीं कहते थे, इग्नोर करते थे कि हम उनकी बात ही नहीं करेंगे, अपना काम हो रहा है ना, क्यों उनको बुलाना, रहने दो, हमारे ही लोग हैं, रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। उनके साथ वो रोड पे चलना, उनका बॉडी टच होना, उनके साथ उठना बैठना कांग्रेस को गवारा नहीं था। ऐसा बुक लिखता है, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस लिखता है कि कांग्रेस सनातन कुछ होता है, सनातन समथिंग विथ समथिंग रिलेटेड टू हिंदू। तो सनातन धर्म में ऐसा कुछ था कि सनातन कंसेप्ट है, हम बाकायदा देख के बोल देते हैं क्योंकि हम अपने मन से नहीं नैरेट कर रहे हैं। आपके बुक में ऐसा लिखता है, सनातन्स द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदू, कंजर्वेटिव संकीर्ण, शायद शुद्ध हिंदी समझे तो, हाई क्लास उच्च वर्ग का हिंदू। तो जो कांग्रेस था वो काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस था सनातन से, हाई कास्ट के अपर वर्ग के जो हिंदू थे, जिनका सोच था कि इनके साथ हमको उठना बैठना लिखना पढ़ना नहीं है। तो कांग्रेस इससे अवॉइड करता था। गांधी जी ने जब ये बात गांधी जी के कंसेप्ट में आया तो गांधी जी इस बात से कांग्रेस के खिलाफ थे। गांधी जी कहते थे कि अगर जाकर ये स्वराज हमें मिल भी जाता है तो विदाउट दीज पीपल, ये हमारे ही लोग हैं जो कई बरसों से सताए हुए हैं और समाज में एक डिफरेंस के रूप में चल रहे हैं। हाई कास्ट और लो कास्ट के बीच में इतना बड़ा गैप है जो हजारों साल से चलता चला आ रहा है, उसी को मेंटेन करते हुए अगर हम ले लेते हैं आज़ादी, तो इस आज़ादी का क्या मोल है? मीनिंगलेस स्वराज रहेगा। क्योंकि ये भी काफ़ी 1 2 4 लोग नहीं हैं, काफ़ी सारे लोग हैं। आज़ादी के बाद भी उनका अगर वही हश्र होना है तो किस बात की है ये आज़ादी, किस बात का ये है स्वराज? उसके लिए गांधी जी ने ही लिखा है किताबों में कि हरिजन कहा गांधी जी ने उन लोगों को भगवान के बच्चे कहे।
इतना बड़ा उपाधि दिया, भगवान का ही बच्चे का दिया, अब उससे ऊपर जात का कौन होगा। ठीक, अब उनका कहने से कोई बात थोड़ी होता है, सबका अपना अपना थॉट था। ठीक, किताब लिखता है गांधी जी ने बाथरूम वगैरह, नाला वगैरह सब खुद से साफ़ करना स्टार्ट किया, जो उस समय सिर्फ उस समय क्या, अभी भी लोग वही समझते हैं कि जो नाली जो रोड है वो सब साफ़ करने वाले कौन होते हैं, लोग कास्ट के लोग अभी भी लोग करते हैं, करवाते भी हैं। गांधी जी ने उस समय खुद किया और बताया कि भाई मैं भी वही कर रहा हूँ। ठीक, तो काम है यह एक कार्य है जो मैं करता हूँ, उससे मेरे जाति का कोई कंसेप्ट नहीं है। कल को ज़रूरत पड़ेगा तो आपको भी करना पड़ेगा, तो कहीं आप छोटे जाति के नहीं हो जाएंगे। मेजॉरिटी में जो भी बच्चे हैं कल को जाकर +2 पढ़ने या बाहर पढ़ने जाते हैं, रूम रेंट पर लेके रहोगे मेरे दोस्त, तो अपना बाथरूम वगैरह खुद से साफ़ करना होगा। जिस दिन बाथरूम वगैरह खुद साफ़ करने लगोगे तो क्या तुम भी छोटी जाति के हो जाओगे? बिल्कुल नहीं। और आज हम लोग उन लोगों को सिर्फ उनके कार्य को देख कर कि ये काफ़ी ख़राब काम, गंदगी साफ़ करते हैं, इसलिए काफ़ी छोटे जात के लोग हैं, उनसे साथ बैठना नहीं चाहिए। हाइजीनिक अलग चीज़ होता है, साफ़ सफाई के साथ अगर वो आदमी आपके पास आता है तो सिर्फ उसके काम क्या करता है वो जान लेने से आप उससे दूरी बना लेते हैं। इंसान नहीं है आप नहीं हैं इंसान, ये बात मान लीजिए। ठीक, फिर हम थोड़ा और दूर जा रहे हैं। तो गांधी, तो 2 पॉइंट हम देखिए, थोड़ा बड़ा करना है इसको, 2 पॉइंट करके लिखते हैं। जो किताब कहता है कि कांग्रेस ने इग्नोर किया सनातन कंसेप्ट को लेकर, कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदू का जो थॉट था कि हम थोड़ा इससे दूरी बना के रखेंगे। गांधी जी ने अपोज किया, इनको मिला के काम करने का प्रयास किया। इसको पहले लिख लेते हैं, फिर थोड़ा हम और बात करते हैं इसके ऊपर। लिखिएगा, कांग्रेस इग्नोर्ड द दलित, कांग्रेस ignored the Dalit for fear of offending the Sanatan, Sanatan, the conservative high caste Hindu, फुल स्टॉप। दूसरा पॉइंट इसी टॉपिक के अंदर, फॉर लो कैटेगरी पीपल के टॉपिक के अंदर दूसरा पॉइंट, महात्मा गांधी स्ट्रांगली बिलीव्ड विदाउट दीज पीपल स्वराज विल बी इनकम्प्लीट। गांधी जी का थॉट। लेकिन फिर कह रहे हैं, गांधी जी के एकमात्र कहने भर से ये जो बातें थी ना, इस पे लोग एक मत नहीं हो पाते थे। ठीक, गांधी जी के बारे में लोग कहता था कि करोड़ों लोग एक इंसान के एक बात पे आंदोलन करना स्टार्ट करते थे और एक बात पे आंदोलन करना बंद कर देते थे। ऐसा प्रतिभावान व्यक्ति आज तक पैदा नहीं हुआ, कई वर्ल्ड के इतिहासकारों का मानना है, बोलते हैं वो लोग। लेकिन इस पॉइंट पर लेकर जहाँ पे धर्म वर्म की बात आती है, धर्म इतना स्ट्रांग हो जाता है कि लोग किसी का सुनते नहीं हैं, तो काफ़ी कन्फ्लिक्ट था। तो लोअर क्लास के लोगों को भी ये बात समझ में आ गया था कि गांधी जी से हम लोग ढवाने वाले नहीं हैं। तो धीरे धीरे लोअर क्लास के लोग खुद अपने आप को एकत्रित, संगठित करना स्टार्ट कर दिया। होते होते उनके बीच में भी एक नेता उभरने लगा, सबको जानता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम के एक व्यक्ति आए और पूरे जितने भी भारत के दलित वर्ग के जो भी लोग थे, छोटे कास्ट के लोग थे, उनको यूनाइट करके उनका एक मेन नेता के रूप में सामने आ गए। काफ़ी बड़ा नाम के रूप में अंबेडकर चलने लगा। इतना बड़ा नाम हो गया था, गांधी के समतुल्य हो गया था। ठीक, कल को जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें भविष्य का सुनहरा भारत का रचने का सपना दिखाकर अंग्रेज ने सबको बुला के बैठाते थे ताकि कन्फ्यूजन कराते रहें, ये लोग आपस में ही टेंशन लेके बैठे रहें कि करना कैसे है, और हम लोग 5, 10, 15, 20 साल और इन लोगों पे राज कर लें। यही बेसिक कंसेप्ट था अंग्रेजों का। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सबको बुलाया गया, अंबेडकर भी गए, और अंबेडकर तो ओतप्रोत थे अपने शेड्यूल कास्ट, SC ST लोअर कास्ट के जो लोग थे उनकी भावनाओं से वो ओतप्रोत हैं। उनको सिर्फ उनके अलावा ना कुछ दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है। उनको, अंबेडकर को सिर्फ और सिर्फ उनको बढ़ाना है, उनको अपलिफ्ट करना है। हजारों साल से उनके ऊपर बहुत सारे तकलीफें हो रही थी, आज उनको समाज में एकदम ऊंचा करने का ही एकमात्र उनका कंसेप्ट था। यही होता भी है, हर वर्ग का अपना अपना नेता होता है, अपने वर्ग को ही आगे बढ़ाने की बात करेगा, सारा बात करेगा अपने ही वर्ग का।
ड्यूटी है उनकी। पहुंच गए, अंबेडकर पहुंच गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में और अंग्रेजों के सामने अपना एक कंसेप्ट पेश कर दिया कि देख भाई अंग्रेज, ऐसा है, आने वाले समय में जब भारत बनेगा, ऑब्वियस है कि भारत डेमोक्रेटिक बनने वाला है, चुनाव होंगे या लोग चुनाव करके एक एमएलए एमपी वगैरह बनाकर चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर, कंसेप्ट ऑलरेडी सब कुछ समझ चुका था। तो अंबेडकर ने कहा कि एक काम करो अंग्रेज मेरे भाई, कि तुम ना पहले, सबसे पहले हमें एक ना दे ही दो कि ये जो एरिया है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दलित डिसाइड करेगा कि यहाँ का चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा। कोई कहता है कि डबल वोट की बात करेगा, कि एक जो दलित है वो दो वोट देगा, यानी नॉर्मल अलग तरह के जो अलग कास्ट के जो लोग हैं, अपर क्लास के जो लोग हैं, उनके कंपेयर में मेरे वोट का पावर 2 टाइम्स रहेगा। हम ही इलेक्ट करेंगे यहाँ पर और कोई नहीं करेगा। अंग्रेज इस बात को फटक से मान गए। अंग्रेजों को क्या करना है, तुम 2 ले लो, तुम 3 लो, क्या करना है। अंग्रेज जानते थे कि ये बात हम भले एक्सेप्ट कर जाएंगे लेकिन बाकी लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा, इससे होगा दरार। जानते थे अंग्रेज, तुरंत ले लिया। अंग्रेज कह दिया ओके अंबेडकर, कैरी ऑन, हम तुम्हारा बात को मानते हैं, आपको बहुत सारा एरिया दे दिया जाएगा जहाँ पे सिर्फ दलित ही राज करेंगे। गांधी जी को ये बात पता चला, गांधी जी तुरंत इसको अपोज कर गए। गांधी जी का थॉट क्या था, ध्यान सुनिएगा, ठीक। गांधी जी का थॉट क्या था कि देखो, आने वाले समाज में जो लो कास्ट के जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, उनको समाज में घुलाना मिलाना है और मिलाकर एक जैसा कर देना है। यही एक प्योर सोच है। पहले क्या था कि हाई कास्ट के लोग ऊपर थे, लो कास्ट के नीचे थे, ये लोग दबाते थे, ये लोग दबते थे। अब आगे अंबेडकर क्या करना चाहता है, इसको उल्टा करना चाहता है कि अब लो कास्ट के लोग हो गए सुपीरियर, उनके पास पावर आ गया, वही चुन कर राजा बनाएंगे और राजा उन्हीं का, तो उन्हीं का सब चलेगा। स्टिल डिफरेंसेस इज सेम। पहले कोई दबता था, अब कोई और दबेगा, डिफरेंस तो सेम रहेगा। तो ये दोनों मिलकर कभी एक सोसाइटी का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। तो आने वाले भविष्य में हर बार उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होगा। पहले भी होता था, आज भी होता है, कल भी होता रहेगा, ये तो होता ही है। तो गांधी जी ने कहा ना ऐसे करोगे तो ये तो तुम इंटीग्रेशन नहीं किए ना, एकीकरण। इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण, सोसाइटी का एकीकरण नहीं किया आपने। दलित वर्ग के लोगों को समाज में घुलाने का प्रयास नहीं किया, उल्टा आप फिर से वो डिफरेंसेज ही रखे हैं। गांधी जी इस बात को लेकर अनशन पे बैठ गए। अंबेडकर को पता चला कि गांधी जी अनशन पे बैठे हैं। अब गांधी जी अनशन में अगर निपट जाएंगे तो सोचो बहुत हार्म हो जाएगा। अंबेडकर का सारा जो उनका नेम फेम था सब धूमिल हो जाएगा, कि उनके चक्कर में निपट गए गांधी जी। गए अंबेडकर, बातचीत किए, गांधी जी समझाएं उनको ये सब बात की सोसाइटी में आप इंटीग्रेशंस की बात करो ना। अपने जो भी आपके दलित भाई बंधु हैं, आपको लगता है कि इनके साथ बहुत तकलीफ हुआ है, तो उनको समाज में घुलाने का प्रयास कीजिए। अलग अलग करने से क्या होगा। अंबेडकर इस बात को माने, समझें। फिर पूना जगह था जहाँ पर ये सब बातें हो रही थी, जहाँ पे अनशन पे बैठे थे गांधी जी। तो पूना पैक्ट बनाया गया अंबेडकर और गांधी जी के बीच। उस पूना पैक्ट के कंसेप्ट में गांधी जी ने माना कि आने वाले समय में जब भारत देश आज़ाद होगा तो संविधान वगैरह आप लिख लेना, और उसमें रिजर्व कर देते हैं कि अगर 5 मालिक बना रहे हैं 5 जगहों के, तो उसमें से 2 मालिक SC ST लोअर कास्ट से ही लोग आएंगे, ठीक। लेकिन जो भी व्यक्ति जो वोट दे रहा है उनका वोट बिल्कुल बराबर रहेगा। जैसे अपना गोपालगंज में भी होता है। गोपालगंज में MP का कोटा जो है वो SC ST को रिजर्व है, यानी यहाँ जब भी कोई बनेगा MP वो SC ST कोटा से ही आएगा और किसी से नहीं आएगा। कोई भी बड़ा कास्ट का भी, कोई भी अदर रिलीजन का हो, वो नहीं आएंगे, ठीक। तो एक राजा मिला ना हम लोगों को, ठीक। प्लस जो लोअर क्लास के लोग होंगे उनका वोट देने का अधिकार बिल्कुल बराबर रहेगा जैसे जनरल लोग देते हैं। तो ये बात को मान लिएगा। यही पूना पैक्ट में किया गया कि सम सीट्स शुड बी रिजर्व फॉर लोअर कास्ट। कल को जाके संविधान वगैरह सब खुद लिखेंगे, आज जानते भी हैं, वही लिखे हैं, वही चला भी रहे हैं, उसी के अनुसार चल भी रहा है। और उन्हीं के अनुसार आज जो समाज में जो छोटे वर्ग के लोग और बड़े वर्ग के लोग जो आपस में आज मिल कर रहना सीख रहे हैं या मिलने की कोशिश हो रही है या मिल चुके हैं, बहुत सारी बातें हैं, ये सब उसी संविधान, उसी अम्बेडकर के एफर्ट के कारण हुआ है।
तो फटाफट इन सब बातों को लिख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लिखिएगा नया पॉइंट, उसी कैटेगरी में लिख रहे हैं, ठीक है। देखिएगा नया पॉइंट, दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ। यहाँ दे किसके लिए है? उन लोगों के लिए, वो लोअर कास्ट के लोगों के लिए। तो दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स अंडर भीमराव अंबेडकर, हु ऑर्गेनाइज्ड द दलित्स इनटू द डिप्रेस्ड कास्ट एसोसिएशन in 1930, depressed caste association in 1930, full stop। नया पॉइंट, अंबेडकर डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्ट्रेटेड ELECTORATED, थोड़ा बोलने में तकलीफ होता है, जानते होगे, फॉर दलित्स with the belief that would resolve the problem of the social disabilities. Paragraph change. But Gandhi ji had different view on that. He believed that it would slow down the process of their integration into society. So Gandhi opposed the demand of Ambedkar, which was accepted by British. Paragraph change. At last, Ambedkar accepted the Gandhi decision. They made पूना पैक्ट, आगे ब्रैकेट में लिखिए, सितंबर 1932, ब्रैकेट बंद। अकॉर्डिंग टू दैट देयर विल बी रिजर्व सीट इन असेंबली फॉर लोअर कास्ट पीपल and their vote is just like others, and their votes are just like others, full stop। ठीक, होपफुली हमने काफ़ी सारे वर्गों को दिखा लिया, अमीर गरीब किसान, इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्रियल वर्कर, वुमेन पार्टिसिपेशंस एंड लोअर क्लास। एक लास्ट अभी बचा है जिस पे हम लोग बात करेंगे, होपफुली उस पर हम लोग क्लास समाप्त कर देंगे। शायद हम लोग अब लास्ट कंसेप्ट, लास्ट वीडियो की तरफ जाने वाले हैं। तो आज के लिए काफ़ी है, काफ़ी बड़ा वीडियो बन गया। होपफुली आप एंजॉय करेंगे। बात तो एंजॉय की हो रही है, कोई टेंस नहीं होना चाहिए इस तरह के पढ़ाई से। आपको सिर्फ एक बार थॉरली सुन लेना है। कुछ बच्चे इसको भगा भगा के सुनते हैं, भगा भगा सुन लो, इतना तुम्हारे पास कितना कम समय है। ठीक, आपको सिर्फ साउंड की क्वालिटी से मतलब है। ठीक, हल्का फुल्का मेरा चेहरा भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, आप अपने जो क्या कहते हैं, बच्चे लोग को काफ़ी टेक्निकल चीज़ सिखा रहा है सब बच्चा सब कि 240 तो 480 पर आप देखो तो डाटा भी कम लगेगा और आपको आवाज़ बिल्कुल साफ साफ आ जाएगा। आवाज़ इंपॉर्टेंट है। हेडफोन लगाइए, अभी तो शायद आवाज़ का एम्पलीफिकेशन किया गया है ताकि आपको अच्छे से सुनाई दे। ठीक, बहुत है, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, लंबा वीडियो बन गया। अब देखिए इसको, अब हम लोग इसके बाद लास्ट वीडियो लेके आएंगे और चैप्टर को समाप्त कर जाएंगे। आज भी 12 से 15 मिनट में हमने कंप्लीट किया था पूरा ना सारा बात। आज का भी जोड़ देंगे तो मात्र 15 मिनट और एक वीडियो और जोड़ देंगे तो मतलब हमारे हिसाब से 1 घंटा बड़े आराम से सोच के अगर हम लोग बनाएं, सोचें तो पूरा का पूरा एक चैप्टर समाप्त होता है। एक चैप्टर 1 घंटा, यही आपका दिमाग में बैठ जाए तो आपको सोशल साइंस काफ़ी आसान लगेगा। 20 चैप्टर भी रहेंगे तो 20 घंटे भी आपको समय दे दिया जाए तो आप एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में लिख के चले आएंगे और अच्छा खासा नंबर ले लेंगे। बस यही करने के लिए हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।